यस। यस, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे बताइएगा विजिबल है कि नहीं। स्क्रीन विजिबल है। जी सर, आ रही है। अच्छा, ठीक हो गया। चलो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल हमने पीएचपी का पूरा ओवरव्यू लिया था, अरेज तक हम लोग गए थे। हमने उसके बेसिक चीज़ें सारी देखी थी। तो आज हल्की सी पीएचपी के रिवीजन के बाद हम लोग फंक्शंस को देखेंगे। फंक्शंस के अंदर वर्डप्रेस के अंदर कौन से फंक्शंस हैं, या पीएचपी के अंदर फंक्शंस को कैसे लिखते हैं, एक्शंस क्या होते हैं और फिल्टर्स क्या होते हैं, और हमारे लिए वो थीम डेवलपमेंट में और आगे प्लगइन डेवलपमेंट में वो किस तरह से काम आएंगे। तो कुछ स्लाइड्स थी पीएचपी से रिलेटेड, तो स्टार्ट करते हैं। पीएचपी बेसिकली एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। यही उसको डिफरेंशिएट करती है बाकी लैंग्वेजेस से, कि हम जो सर्वर पे जाके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। तो वो पीएचपी बड़ी उसमें हमारे लिए यूज़फुल है, और ये बड़ी अरसे से एक पावरफुल टूल माना जाता है इंटरेक्टिव वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए। और दूसरा, ये बहुत इजी है। इसको को समझने के लिए कोई आपको मुश्किल कुछ नहीं है। अगर आपको कोई एक लैंग्वेज भी आती है तो जस्ट आप पीएचपी का सिंटैक्स सीख के उसके साथ काम कर सकते हैं। बेसिकली पीएचपी ओरिजिनली तो पर्सनल होम पेज के नाम से जानी गई थी, लेकिन उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया था, जो कि है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो ये इसको एक्रोनिम दिया गया था। और जितनी भी हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट्स हैं सारी पीएचपी के ऊपर बेस्ड हैं। और ऑलमोस्ट राउंड अबाउट एक फिगर है 45% या 43%, जिसके मुताबिक 43% वेबसाइट्स हमारी वर्डप्रेस पे बनी हुई हैं ग्लोबली। तो वो सारी की सारी वेबसाइट्स पीएचपी को यूज़ करती हैं। और सबसे बड़ा जो हमारा सोशल नेटवर्क है फेसबुक, जब वो बना था शुरू में तो वो भी पीएचपी पे बना था। उसकी जो कोर है वो सारी पीएचपी के ऊपर है। और बिगिनर्स फर्स्ट सर्वर साइड लैंग्वेज है, यानी कि अगर आप सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग सीख रहे हैं तो पीएचपी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट भी हम यूज़ करते हैं कभी कभी, वो लेकिन वो दूसरे स्टैक्स के ऊपर है। तो पीएचपी क्या कर सकती है? पीएचपी आपका जो डायनामिक पेज कंटेंट है वो जनरेट कर सकती है। सर्वर के ऊपर जो फाइल्स हैं उनको ओपन, रीड, राइट, डिलीट, कुछ भी अगर आपने उसमें चेंज करना है वो कर सकती है। बेसिकली मैंने बताया ना, ये पीएचपी की इंटरेक्टिव लैंग्वेज है। डाटा ले भी सकती है, डाटा दे भी सकती है। और जो कुकीज़ हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली यूज़र का डाटा स्टोर करने के लिए। आप जब भी किसी भी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करते हैं तो कुछ कुकीज़ आपसे ली जाती हैं, तो ताकि आपका डाटा स्टोर रह सके। जब आप दूसरे दफ़ा लॉगिन करते हैं तो कुकीज़ बेसिकली आपका डाटा सर्वर पे स्टोर करके रखती हैं। तो वो आपकी पुरानी स्टेट को रिकवर करने में या इस तरह की आपके कुछ यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह स्टोर करने में काफ़ी काम आती हैं। तो वो भी हम लोग पीएचपी के थ्रू करते हैं। उसके अलावा डेटाबेस के जितने भी ऑपरेशंस हैं, स्पेशली माई एसक्यूएल जो कि वर्डप्रेस के साथ यूज़ होती है, उसके अंदर सारे ऑपरेशंस हम लोग पीएचपी के थ्रू करते हैं। डाटा को इनक्रिप्ट करते हैं। तो जितने भी आप काम हम लोग वर्डप्रेस में करेंगे तो वो सारा कुछ हम लोग पीएचपी के थ्रू ही करेंगे। पीएचपी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे चल सकती है, विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस, यूनिक्स, हर किसी के ऊपर। बस पीएचपी को चलने के लिए एक सर्वर चाहिए होता है जो कि अपाचे सर्वर है, ठीक है। और ये बाकी सारे सर्वर्स के साथ भी कंपैटिबल है। तो इसकी डेटाबेसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं जो इसके साथ हैं, लेकिन जो वर्डप्रेस में यूज़ होती है वो माई एसक्यूएल यूज़ होती है। और ये इजी टू लर्न है और फ्री है और एफिशिएंट है बहुत ज़्यादा। तो यही इसका कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन था पीएचपी का। इसके बाद हम चलते हैं बेसिक पीएचपी सिंटैक्स के ऊपर। तो पूरे वेब पेज के डॉक्यूमेंट के अंदर आप पीएचपी को कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। जिस तरह अगर किसी ने रिएक्ट में काम किया हुआ है तो उसके अंदर हम लोग एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट को मर्ज करके वेब पेजेस बनाते हैं। इसी तरह हम लोग पीएचपी को भी एचटीएमएल के साथ मर्ज करके यूज़ कर सकते हैं। और स्क्रिप्ट बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं। और इसके क्लोजिंग और एंडिंग टैग है। सिंपल
क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन मार्क पीएचपी इसका टैग है, इसको आप ओपन करें। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो इसके अंदर कोई दो टैग्स नहीं है, सिंगल टैग है, उसके अंदर ही आपने पीएचपी लिखनी है सारी की सारी। और इस तरह से ये काम करती है। अभी हम लिख के देखेंगे कि किस तरह लिखी जाती है। इसके अलावा इसके अंदर जो फाइल एक्सटेंशन यूज़ होती है वो डॉट पीएचपी की यूज़ होती है, और सेमीकोलन इसमें मस्ट है। पाइथन की तरह ऐसा नहीं है इसके अंदर कि अगर आप सेमीकोलन मिस करेंगे तो आपका एरर नहीं आएगा। इसमें एरर आएगा बिकॉज एंड ऑफ स्टेटमेंट जिस तरह सी प्लस प्लस में लाजमी है, इस तरह इधर भी हमारे पास जो है वो लाजमी है। इसकी इंस्टॉलेशन किस तरह की जाती है और कॉन्फ़िगरेशन, मल्टीपल वेज़ हैं इसको इंस्टॉल करने के और अपने सर्व कंप्यूटर पे रन करने के। तो सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये वैम्प सर्वर की इंस्टॉलेशन है। इसके अलावा ज़ैम्प सर्वर है हमारे पास। तो वैम्प बेसिकली स्टैंड्स फॉर डब्ल्यू फॉर विंडोज़, और ए फॉर अपाचे, एम फॉर माई एसक्यूएल, और पी फॉर आई गेस पीएचपी होता है। यस, मुझे भूल गया है लेकिन इधर ही था। यस, पीएचपी है। तो इस तरह जिस तरह वैम्प है, इस तरह लैम्प भी है, वो लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए यूज़ की जाती है। तो बेसिकली इसका शॉर्ट टर्म शॉर्ट था, लेकिन हम लोग यही यूज़ करेंगे। हम लोग बेसिकली वर्डप्रेस के साथ काम कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट वर्डप्रेस के लिए हमने लोकल डब्ल्यूपी इंस्टॉल किया हुआ है। हम उसी के अंदर चेक करेंगे। बेसिकली पर्पस ही हमारा वो है कि हम कैसे पीएचपी का कोड वर्डप्रेस की फाइल्स के अंदर जाके लिख सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। तो इसके अलावा मल्टीपल इसके टूल्स आते हैं। वर्टिगो सर्व है, ये भी सेम उस तरह काम करता है। जैम्प है, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो भी इस तरह का हमें टूल्स प्रोवाइड करता है। ताकि अच्छा, जैम्प और वर्टिगो सर्वर की ये बात है कि वो हमें डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए ना प्रॉपर एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, जिसका नाम पीएचपी माई एडमिन है। तो उससे हम लोग इजीली अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, टेबल्स उसमें क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स रीड कर सकते हैं, डाटा अपना स्टोर कर सकते हैं, स्कीमा जनरेट कर सकते हैं, और काफ़ी कुछ उसके अंदर हम लोग कर सकते हैं। तो पहला प्रोग्राम अगर हम लोग अपना पीएचपी का लिखें, तो सिंपल ये होगा कि हम लोग डॉक टाइप एचटीएमएल अपनी क्रिएट कर लेंगे। तो उसके अंदर अगर हमने एचटीएमएल के अंदर पीएचपी लिखनी है तो वो इस तरह से आएगी। बॉडी के अंदर हम लोग या कहीं पे भी अगर आपने पीएचपी लिखनी है तो पीएचपी का एक टैग ओपन करेंगे, एको हेलो वर्ड कर देंगे, तो सिंपल आपके पास पूरे वेब पेज के ऊपर हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। तो इतना कोई ख़ास इसमें मुश्किल नहीं है। उसके बाद ये प्रिंट स्टेटमेंट और एको इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं। इसके अलावा इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। एको, यस। अच्छा, वेरिएबल्स क्या होते हैं पीएचपी में? वेरिएबल जिस तरह हम लोग बाकी लैंग्वेज में डिक्लेयर करते हैं, पाइथन में डिक्लेयर करते हैं सिंपल एक्स इज इक्वल टू सम स्ट्रिंग, इसी तरह इसके अंदर हम लोग लिखेंगे txt1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग लिख देंगे। डाटा टाइप नहीं मेंशन करेंगे, डाटा टाइप ये खुद ही ले लेता है पाइथन की तरह। बस आपने जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है वो डॉलर के साइन के साथ करना है। और इसके अलावा प्रिंट स्टेटमेंट है, जिसे हमने पहले एको यूज़ किया था, इस तरह प्रिंट स्टेटमेंट है। इसके साथ आपने डबल कोट्स में जो भी लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। और मज़े की एक और चीज़ कि अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी एचटीएमएल को यूज़ करेंगे, जिस तरह ये देखेंगे पीएचपी का टैग है, लेकिन इसके अंदर जो है वो एको यूज़ हुआ, प्रिंट यूज़ हुआ हुआ है। ये प्रिंट यूज़ हुआ हुआ है, इसके अंदर एचटीएमएल का टैग यूज़ हुआ हुआ है H2, तो उसने वो भी रन कर दिया। तो ये इसकी क्या कहते हैं बेनिफिट है हमें कि डायरेक्टली एचटीएमएल और इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं। कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स हम लोग इसमें लिख सकते हैं। सिंगल लाइन के लिए ये स्लैश है और हैशटैग है, और मल्टीप्लाई कमेंट्स, ये सारी चीज़ें हमने कल डिटेल में देखी थी कि हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। केस सेंसिटिव होती नहीं होती है। आप एको स्मॉल लिखें, बड़ा लिखें, आधे छोटे वर्ड्स लिखें, आधे बड़े वर्ड्स लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये केस सेंसिटिव नहीं है, हर सूरत में आपके पास आउटपुट आएगी। वेरिएबल्स के नेम आप शॉर्ट नेम लिखें, डिस्क्रिप्टिव लिखें, जैसे मर्ज़ी लिखें, बस वेरिएबल के नेम में आपके पास नंबर नहीं आना चाहिए। और उसमें आप अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स लिखिए, अंडरस्कोर यूज़ करें, और हमेशा इसको डॉलर के साइन से स्टार्ट करें। तो ये कुछ रूल्स हैं वेरिएबल नेमिंग के।
इसके अलावा जो वेरिएबल के नेम्स हैं वो केस सेंसिटिव ज़रूर होते हैं। कैपिटल एज अगर आप लिखेंगे, स्मॉल एज लिखेंगे, दोनों डिफरेंट होंगे। और अगर आपने पीएचपी के वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, जैसे मैंने पहले बताया, आपको डॉलर का साइन उसके साथ यूज़ करना पड़ेगा। आई थिंक इतना मुश्किल सिंटैक्स नहीं है, एक दफ़ा लिखेंगे आप, 2-3 दफ़ा लिखेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सिंपल आपने एक ब्रैकेट डालनी है और क्वेश्चन मार्क पीएचपी लिखना है और उसका क्लोजिंग टैग है यहाँ नीचे। उसके अंदर जितना कुछ आप कोड लिखेंगे वो उसको पीएचपी स्क्रिप्ट कंसिडर किया जाएगा और वो सर्वर के ऊपर हम लोग रन करते हैं। ओके, ये कुछ डाटा टाइप्स हैं, वही सारी प्रिमिटिव हमारे पास इसमें डाटा टाइप्स हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, अरे, ऑब्जेक्ट, नल। अच्छा, इसके अंदर एक डाटा टाइप होती है नल। नल का मतलब है ये, अगर आप ये किसी वैल्यू को असाइन कर देते हैं तो इसका मतलब इसको कोई वैल्यू असाइंड नहीं है। तो अगर किसी वेरिएबल को अगर आपने खाली भी करना है तो हम उसको नल असाइन कर देते हैं। नल एक एक्सप्लिसिटली एक टाइप है, डाटा टाइप है पीएचपी के अंदर। तो ये सारी एग्जांपल्स दी गई हैं, टीचर हैं, हर किसी के रूल्स दिए गए हैं। एक तो ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर देंगे। तो चूंकि हमने चीज़ें कल कवर की थी इसलिए मैं बस जल्दी जल्दी इनको गुजार रहा हूँ। तो ये वेरिएबल के स्कोप्स हैं, लोकल है, ग्लोबल है, स्टैटिक है, सेम बाकी लैंग्वेजेस की तरह। कि अगर हम फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो उसी के अंदर एक्सेसिबल होगा। और अगर कोई वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिक्लेयर्ड है तो वो वाला वेरिएबल फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल नहीं होगा, अनलेस आप कोई ग्लोबल उसके साथ कीवर्ड को यूज़ ना करें। तो जिस तरह अगर आपने ग्लोबल यूज़ कर दिया फंक्शन के अंदर, अब ये बाहर भी एक्सेसिबल होगा। तो ये छोटी सी इसकी रिवीजन है। ये कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास, ये ऑपरेटर्स हैं सारे के सारे, सारी सेम ऑपरेटर्स हैं जो बाकी लैंग्वेजेस में यूज़ होते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रिंग के कुछ ऑपरेटर्स हैं, जिस तरह कंकैटिनेशन है और कंकैटिनेशन प्लस असाइनमेंट है। जिस तरह पाइथन के अंदर प्लस इक्वल होता है, इसमें डॉट इक्वल होता है कि दोनों स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर दो और इक्वल टेक्स्ट वन के कर दो। तो ये भी होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, इफ एल्स। तो जो भी हम लोग कंडीशन देंगे और उसके बाद जो कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर मल्टीपल हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं तो हमने करली ब्रेसेस का इसमें लाजमी यूज़ करना है। बिकॉज मैंने आपको बताया थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस है इसके अंदर, जिस तरह सेमी कॉलन के करली ब्रेसेस हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते इनको पीएचपी के अंदर। ठीक है, तो ये छोटी सी एग्जांपल है इफ़ की। दो वेरिएबल्स हमारे पास, कंपेयर उनको किया हमने इस ऑपरेटर से। तो अगर वो नंबर बड़ा है तो वो नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू प्रिंट हो जाएगा। एको यूज़ हुआ है यहाँ पर। सेम इसी तरीके से एल्स स्टेटमेंट भी है, इफ एल्स स्टेटमेंट। इसके अलावा इसमें स्विचेस का कॉन्सेप्ट आएगा आगे। इफ एल्स इफ, ये वही सारी स्टेटमेंट्स हैं जो कल हमने सारी डिटेल में देखी हैं। ये स्विच स्टेटमेंट का यूज़ है जिसमें हम लोग केसेस बनाते हैं कि अगर ये वाला केस हो तो क्या प्रिंट करना है, क्या एक्शन परफॉर्म करना है। तो इसके अलावा लूप्स हैं, लूप्स को थोड़ा सा देख लेते हैं अगर किसी को कन्फ्यूजन है। अगर अभी तक यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो ठीक है, वरना फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन है तो कोई पूछ लें, कोई जनरल क्वेश्चन भी है कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो यू आर फ्री टू आस्क हमारे साथ। पार्टिसिपेंट्स हैं ना? यस। ओके, तो लूप्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? हमने कोई भी काम अगर रेपिटेशन हमें करवानी हो तो हम लोग लूप्स यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के जो लूप्स हैं वो हमें लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। फॉर लूप है, फॉर ईच लूप है, व्हाइल लूप है। तो सेम को ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग लूप्स का यूज़ करते हैं। वही हमारे पास इसके अंदर सिंटैक्स है कि हम पहले इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल को, उसके बाद कंडीशन लिखते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बताते हैं कितना करना है हमने, और ये हमारे पास लूप की बॉडी है। ये जनरल फॉर लूप का जो है वो सिंटैक्स है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग उस वैल्यू को सेट करते हैं, काउंटर को बेसिकली, उसको इनिशियलाइज करते हैं लूप के स्टार्ट के अंदर। और बाद में हम लोग कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं और वो हर आइट्रेशन पे वो कंडीशन चेक होती है कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है थर्ड पार्ट के अंदर। और
इसके अलावा ये इसकी एग्जांपल है बेसिकली कि हमने एक लूप को फॉर लूप हमने यूज़ किया। हमने आई इज़ इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज़ किया और बता दिया कि आई की वैल्यू जब तक 5 नहीं होती तो हमारे पास वो आई की वैल्यू को प्रिंट करता रहे। और जिस तरह यहाँ पे हमने बीआर का टैग यूज़ किया, बेसिकली ये एचटीएमएल का टैग है। इसको हम लोगों ने इसी स्टेटमेंट के अंदर यूज़ कर लिया और इससे क्या होगा कि हमारे पास हर डिफरेंट लाइन के ऊपर आउटपुट जो है वो प्रिंट हो रही होगी। तो ये एग्जांपल 2 है जिसमें हमने स्क्वायर ऑफ नंबर्स को प्रिंट किया। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट लूप कौन सा है? व्हाइल लूप है। व्हाइल लूप बेसिकली वही सेम काम करते हैं, लेकिन अगर हमें नहीं पता कि हमने एक लूप को कब तक चलाना है, जिस तरह फॉर लूप में हमें पता था कि हमने उसको 5 दफ़ा रन करना है, 5 दफ़ा रन कर, तो हम लोग उसके अंदर व्हाइल लूप का यूज़ कर रहे थे। लेकिन इसके अंदर अगर किसी भी ऐसी सिचुएशन में हम लोग फँस जाते हैं कि हमें नहीं पता वो स्पेसिफिक कंडीशन कब आएगी, तो फिर हम लोग वहाँ पे व्हाइल लूप का यूज़ करते हैं जब तक हमारी कंडीशन मीट नहीं हो जाती। जैसे ही वो कंडीशन हमारी मीट होती है, तो हम लोग लूप को टर्मिनेट कर देते हैं। ये सिंपल सा सिंटैक्स है उसका व्हाइल लूप का। और व्हाइल लिखते हैं, कंडीशन उसमें मेंशन करते हैं और कोड अपना बता देते हैं, जो हमारे पास एग्ज़ीक्यूट होना होता है। उसके अलावा डू व्हाइल लूप है। तो इसमें ये होता है कि सबसे पहली दफ़ा एक चीज़ एग्जीक्यूट हो जाती है और जब तक फिर कंडीशन चेक होती है। फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, फिर कंडीशन चेक होगी एट द एंड और फिर दोबारा वो डिसाइड करेगा कि लूप को चलाना है कि नहीं। ये वेरिएशन है व्हाइल लूप की ही। सिमिलर उसी तरह काम करता है, लेकिन बस एक दफ़ा फर्स्ट आइटरेशन में वो लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट कर देगा। फॉर लूप में तो पहले कंडीशन चेक हो रही होती है, लेकिन इसके अंदर पहले एक दफ़ा लूप एग्जीक्यूट होता है, फिर एंड पे कंडीशन चेक होती है। ये उसका सिंटैक्स है डू व्हाइल लूप का। ये उसकी एक छोटी सी एग्जांपल है कि हमने पहले एक काउंटर डिक्लेयर कर दिया और हमने कहा कि वैल्यू ऑफ आई फर्स्ट टाइम प्रिंट करो और आई के अंदर इंक्रीमेंट करो और लूप तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी आई की वैल्यू 5 नहीं होती। ये फॉर ईच लूप है, बेसिकली फॉर लूप का एक वेरिएंट है। अगर हमने अरे पे ट्रैवर्सिंग करनी हो तो उसके अंदर ये काफ़ी हमारे पास हेल्पफुल रहता है। हम इसमें अरे का नाम मेंशन कर देते हैं तो पूरी अरे के ऊपर ट्रैवर्स करना फॉर ईच एलिमेंट, यानी कि अरे के हर इंडेक्स के ऊपर ये ट्रैवर्स करता है और उसके अंदर हमने जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो हमारे पास उसके अंदर किया जाता है। अब ये मेरे ख्याल से सिंपल उसने अरे की वैल्यूज़ को प्रिंट किया। एक अरे है हमारे पास जो हमने डिक्लेयर किया डॉलर साइन से। उसके बाद हमने इसके ऊपर ट्रैवर्स किया वैल्यू, बेसिकली वैल्यू के थ्रू हमने जो अरे के इंडेक्सेस के ऊपर डाटा पड़ा हुआ है उसको एक्सेस किया और उसको सिर्फ एको करवाया, प्रिंट करवाया और डिफरेंट लाइन पे प्रिंट करवाया। अच्छा, ये बाकी थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हमने अभी नहीं देखनी, हम पहले फंक्शंस पे जाते हैं। यस, फंक्शंस पे जाते हैं। पीएचपी के अंदर मल्टीपल बिल्ट इन फंक्शंस हैं हज़ारों में और उनको हम लोग यूज़ करते हुए बेसिकली अपना काम करते हैं। और वर्डप्रेस में अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली तो सारा का सारा काम हमारा फंक्शंस के थ्रू हो रहा है। हमें बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं। एक तो ये पीएचपी के अपने फंक्शंस हैं, कुछ स्ट्रिंग के मेथड्स हैं, कुछ अरेज के मेथड्स हैं, कुछ उसके अपने बिल्ट इन फंक्शंस हैं। लेकिन इसके अलावा हमें जो है वो वर्डप्रेस भी अपने सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है। तो वो भी हम देखेंगे कि वो क्या-क्या फंक्शंस हैं और हम उनको कैसे-कैसे यूज़ कर सकते हैं। बस पहले हम लोग थोड़ा-सा अ, फंक्शंस का बेसिक सिंटैक्स देख लेते हैं। फंक्शन हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं और एक बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस वो होते हैं जो लैंग्वेज के अपने बनाए गए हैं
और हम उनको डायरेक्ट करके उनको पैरामीटर पास करके अपना लेटर जो भी है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो हम अपनी मर्जी का काम हमने करवाना हो हम उसमें लिखते हैं, और वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को हम लोग रिपीटेडली अपने प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। अच्छा, सबसे पहले फंक्शन को क्रिएट करने का सिंटैक्स चेक कर लेते हैं। फंक्शन को अगर आपने क्रिएट करना है पीएचपी के अंदर, तो आप सिंपल फंक्शन का कीवर्ड लिखेंगे, आगे अपने फंक्शन का नाम पास करेंगे, उसके बाद दो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं और हमारे पास आ, ये क्या कहते हैं, दूसरे करली ब्रेसेस हैं। इसके अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे फंक्शन को, फंक्शन की ये बॉडी है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। और आपका जो फंक्शन का नेम है, अगेन वेरिएबल की तरह वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ या तो एल्फ का स्टार्ट होगा। तो ये सिंपल सा एक फंक्शन है जो कि है भी यही है कि हम सिंपल फंक्शन का नाम लिखते हैं और आगे तो जो भी उसके अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। यूजर डिफाइंड और पैरामीटराइज्ड फंक्शन और अनपैरामीटराइज्ड फंक्शन। पैरामीटराइज्ड फंक्शन वो होते हैं जिसके बाद वो खत्म हो गया। अगेन ये कॉल करने का सिंटैक्स है कि अगर आपने एक फंक्शन को लिख दिया तो उसको कॉल किस तरह से करना है। इसके अलावा ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया कि एक फंक्शन हमने लिखा हुआ है फैमिली नेम। इसके अंदर क्या होता है, हम लोग फैमिली का नेम पास कर रहे हैं और फिर फैमिली के नेम को हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं। तो इसको ट्राई भी कर लेते हैं। तो ये फंक्शन क्या करता है, फैमिली का नेम लेता है और सिंपल ये वाली स्टेटमेंट को हमारे पास प्रिंट कर देता है नेक्स्ट लाइन के ऊपर। तो ये रेफनेस लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये हर किसी नाम के ऊपर जो भी हम लोग इसको नाम पास करेंगे उसके साथ ये वाली जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट कर देगा। सिंपल इस फंक्शन का ये काम है। उसके बाद हम लोग मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स इसको पास कर सकते हैं, ये चीज़ भी है। उसके अलावा अगर हमने फंक्शन के अंदर ही वैल्यू डिक्लेयर करके पास करनी है तो वो भी हम लोग इसके अंदर पास कर सकते हैं। और अगर आपने कुछ रिटर्न करवाना है, मतलब आप फंक्शन को डेटा पास करते हैं और कहते हैं कि इसके ऊपर कुछ हमें परफॉर्म करके रिटर्न करो, तो रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं उसके लिए हम लोग। तो इसके अलावा ये सारे थे क्या कहते हैं फंक्शंस जो कि जिनको हम लोग वैल्यू पास करें। इन फंक्शंस को कहते हैं पास आर्ग्यूमेंट्स पासिंग बाय वैल्यू, कि हम लोग खुद यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं उसको। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग उसमें आर्ग्यूमेंट्स को पास कर रहे होते हैं बाय रेफरेंस। बाय रेफरेंस से मुराद ये है कि हम लोग डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट की या वेरिएबल की वैल्यू पास नहीं करते, बल्कि हम लोग वो एड्रेस इसके अंदर पास करते हैं जो हमारी मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है, या किस हमारी मेमोरी लोकेशन के ऊपर इस वेरिएबल का डाटा जो है वो प्लेस्ड है। तो ये डायरेक्ट जब एक्सेस करेगा उसको, ये मेमोरी से जाके उसको एक्सेस करेगा, तो उसके लिए हम लोग एंड का ऑपरेटर यूज करते हैं। तो इसलिए इसको आर्ग्यूमेंट्स पास बाय रेफरेंस कहा गया। तो जितने मर्जी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आप पास करें, बस अगर आपके पास और आपको नहीं पता, ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेशन भी यूज़ कर सकते हैं और इनको वेरिएट हमारे पास बन जाती है और ठीक हो गया। इसके बाद बेसिक सिंटैक्स तो इसका मीटिंग की रिकॉर्ड जी सर। मीटिंग की रिकॉर्डिंग मैंने कहा अभी ऑन हुई है। नहीं नहीं, आपका नेट में भी इशू कर रहा है, रिकॉर्डिंग तो चल रही ओके, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? है। हाँ, पहले आ रही थी थोड़ी, अब ठीक है, अब बेहतर है। अब ठीक है, ओके।
ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने फंक्शंस की तरफ, जो कि हमारे पास वर्डप्रेस के अंदर हमने बेसिकली यूज़ करना है। वर्डप्रेस से अगर हम लोग पहले एक और सर चीज़ देख लें। स्क्रीन ऑन करते हैं। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही? नहीं, अब शेयर तो नहीं हो रही। अच्छा, यानी बीच में मैं कट ऑफ हो गया था, यू मीन टू से। हाँ। अच्छा, मुझे नहीं पता चला। मैं तो उस वक़्त हम लोगों ने क्या आखिरी बात की थी? आप 1-2 सेकंड के लिए कट ऑफ हुए थे, फिर वापस आ गए थे। ओके, ठीक है, मैं एक नेटवर्क भी स्विच कर लूँ, 1 सेकंड बस। जी। स्क्रीन शेयर्ड है अभी? जी सर। ओके, तो हम लोग अब चलते हैं अपने वर्डप्रेस के ऊपर, कि वहाँ पे अगर हमने कोई भी यूज़ करना हो तो कैसे कर सकते हैं। हम लोग शुरू से ये लोकल डब्ल्यूपी हमने इंस्टॉल किया हुआ था। उसके ऊपर अपनी वेबसाइट हम लोग बना रहे थे वर्डप्रेस के अंदर। तो हम चलते हैं अपने डब्ल्यूपी एडमिन में, बल्कि हाँ, एक तो आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट है, और इस वेबसाइट के अंदर अब हम लोग चूंकि वेबसाइट ये डिप्लॉयड है अभी लोकल पे, हमारा जो लोकल अपना कंप्यूटर है वो एज अ सर्वर एक्ट कर रहा है लोकल डब्ल्यूपी के थ्रू। तो अब इसकी हमने वर्डप्रेस की जो फाइल्स अगर एक्सेस करनी है, तो हमारे को टेक्स्ट एडिटर चाहिए। तो हमने उसके लिए वीएस कोड को इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं अपने, अगर तो आप अपने किसी होस्टिंग प्लेटफॉर्म पर हैं जहाँ पे आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट होस्टेड है, तो उस सूरत में हम लोग फिर 2-3 क्लाइंट्स हैं वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल फाइलज़िला यूज़ कर लेते हैं। तो फाइलज़िला के थ्रू क्या होता है कि हम हमारे पास जो कोड होता है वो हम लोग उसको जो सर्वर के ऊपर अगर फाइल चेंज करते हैं तो उधर से अपलोड और रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी हम लोकली काम कर रहे हैं तो हमारे पास ये साइट का फ़ोल्डर पूरा का पूरा इधर ही है। तो इसके अंदर हम लोग आते हैं अपने फ़ोल्डर के अंदर वेबसाइट के, इसको ओपन विद कोड करते हैं, वीएस कोड, और हम लोग अपना काम करते हैं। ओके, ये पूरा का पूरा इसका हमारे पास कोड आ गया है वर्डप्रेस की वेबसाइट का। इसके अंदर अब हमने करना ये है कि ये हमारे पास इसमें ना 3 फ़ोल्डर्स होते हैं, ऐप का, कॉन्फ़िगरेशन का और लॉग्स का। हमने ऐप में जाना है और पब्लिक के फ़ोल्डर में जाना है। पब्लिक में डब्ल्यूपी एडमिन, डब्ल्यूपी कंटेंट, डब्ल्यूपी इंक्लूड्स, ये सारे इसके डिफ़ॉल्ट जो है सारा इसका डाटा पड़ा हुआ है, बेसिकली वेबसाइट का डाटा। हमने जाना है डब्ल्यूपी कंटेंट में और थीम्स में। ये थीम्स है हमारे पास। थीम के अंदर जो भी इस टाइम पे हमारे पास एक्टिवेटेड प्लगइन है, हम लोगों ने यहाँ पे एस्ट्रा का थीम जो है वो क्या कहते हैं लगाया हुआ है, और उसकी स्टार्टर टेम्पलेट्स को इंक्लूड किया था। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके अंदर ना हर थीम के अंदर एक फाइल होती है फंक्शंस डॉट पीएचपी की, अगर मुझे कहीं नज़र आ जाए। यस, ये है। ये एस्ट्रा का फ़ोल्डर है, ये तो बेसिकली थीम है हमारा। मल्टीपल थीम्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो जितने भी थीम्स आपकी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल्ड हैं, तो वो यहाँ पे पड़े होंगे, चाहे वो एक्टिव हैं, चाहे वो इनएक्टिव हैं। आपकी वेबसाइट के अंदर मौजूद हैं, तो वो यहाँ पे हमारे पास आएँगे थीम्स के अंडर। तो ये प्लगइन्स भी यहीं पे हमारे पास मौजूद होते हैं, जितने भी हमारे पास होते हैं। ये प्लगइन्स पड़े हुए हैं, ये थीम्स हैं। थीम्स के अंदर हम आते हैं, एस्ट्रा के अंदर आते हैं, और हमारे पास एक फ़ाइल होती है फंक्शंस डॉट पीएचपी की। हम इस फ़ाइल का मकसद पहले समझते हैं। जितनी भी आपकी थीम रिलेटेड चेंजेज़ हैं ना, आप चाहते हैं अपने थीम के अंदर कुछ कस्टमाइज़ करना, या कुछ कंडीशंस की बेस के ऊपर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ ना कुछ परफ़ॉर्म हो, जो कि आपको आप स्क्रीन के ऊपर आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिला, यूआई के थ्रू आप उस चीज़ को मैनेज कर सकें। आप चाहते हैं कि फंक्शनली कोड के थ्रू आप उसको मैनेज करें। तो हम ये
फंक्शंस डॉट पीएचपी में आके अपने सारी चीज़ों को पूरा करते हैं। इसके लिए हमें सारे बिल्ट इन फंक्शंस वर्डप्रेस ऑलरेडी प्रोवाइड करता है और हम उसके थ्रू यूज़ करके जितने भी हमने काम करने वो फंक्शंस डॉट पीएचपी में हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास ये हेडर डॉट पीएचपी, फुटर डॉट पीएचपी फाइल्स बनी हुई हैं। इसके अंदर हमारे पास जो पूरा का पूरा हेडर है वेबसाइट का ये वाला, वो यहाँ पे आप उसको चेंज कर सकते हैं इजीली। कोड के थ्रू बेसिकली बात करूँ कैसे आपने चीज़ें चेंज करनी है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमें नहीं चेंज कर सकते होते हम लोग यूआई के थ्रू या किसी एडिटर के थ्रू, तो वो फिर हम यहाँ से आके चेंज करते हैं। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। हेडर के अंदर ना हम लोग आते हैं और यहाँ पे हम चाहते हैं कि कुछ भी हम लोग प्रिंट करवाना चाहते हैं थ्रू फंक्शंस यहाँ पे हेडर के अंदर। तो हम लोग फॉर एग्जांपल एक फंक्शन लिखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पीएचपी का सिंटैक्स पीएचपी, और इसके बाद हमारे पास क्लोजिंग टैग इसका आ जाएगा। तो अब जो भी हम इसके अंदर हम लिखेंगे वो हमारी पीएचपी है। हम सिंपल इसके अंदर प्रिंट करवाएंगे हेलो वर्ल्ड या कुछ भी। तो उसके लिए हम लोग अपनी एको की स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, एको, उसके बाद हेलो वर्ल्ड। तो बल्कि हमने फंक्शन को करना है। हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन, सॉरी, हाँ, फंक्शन हेलो वर्ल्ड। इस फंक्शन का काम बस ये है कि वो उसने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है और हम लोग अब सिंपल इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं और कुछ भी नहीं करते। ये सेमी कॉलन लगाना आपने नहीं भूलना। तो ये हमने सिंपल एक पीएचपी का कोड ब्लॉक लिखा है और उसके अंदर हमने एक फंक्शन लिखा है हेलो वर्ल्ड नाम का, और उस फंक्शन को हमने जस्ट कॉल कर दिया और ये हमने हेडर डॉट पीएचपी वाली फाइल में कॉल किया है। अब हम जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, इसको रीलोड करते हैं तो ये हमें हेलो वर्ल्ड नज़र आएगा यहाँ पर, ये ऊपर लिखा हुआ। तो ये सिंपल एक फंक्शन था, हमने उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा और उसको कॉल कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। ये हम लोग स्पेसिफिकली गए थे हेडर डॉट पीएचपी फाइल में। इसी तरह वर्डप्रेस के किसी भी पेज पे हम लोगों ने कुछ भी प्रिंट करवाना है या कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना है, ज़रूरी नहीं है कि वो यूआई से रिलेटेड हो। यहाँ पे हम लोग कुछ और भी अपने एक्शंस परफॉर्म कर सकते थे। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है नैव बार्स में कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज शो हों हेडर के अंदर, तो वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं आप अगर आपने कोड के थ्रू कंट्रोल करनी है। तो ये सिंटैक्स है बेसिकली किसी भी फंक्शन को इसके अंदर पीएचपी के अंदर रन करने का। मैं अगर डेट यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहूँ, उसके लिए मैंने सारा कुछ निकाल के रखा हुआ था। ये हमारे पास डेट का फंक्शन है। ये बेसिकली कोई भी डे हमारे पास जो है उसको प्रिंट कर देगा। ये डेट का फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है। इसको हमने कॉल किया तो इसने हमारे पास यहाँ पे जो है वो डे प्रिंट कर दिया, ट्यूसडे। तो ये सिंपल सा एक फंक्शन। अभी को कितने फंक्शन है, क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या हम परफॉर्म कर सकते हैं, वो हमें इस वेबसाइट के अंदर सारा कुछ मिल जाएगा। एक तो पीएचपी के जितने भी फंक्शंस हैं वो हमें यहाँ से मिल जाएंगे। W3 स्कूल्स पे आप जाएं तो इसके अंदर भी ये हमारे पास इसके फंक्शंस, बल्कि आप डायरेक्ट सर्च करेंगे ना पीएचपी फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस, तो आपको यहाँ पे वो प्रोवाइड कर देगा। तो वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, स्ट्रिंग के या डिफरेंस के, हर चीज़ के। इसके अलावा जो वर्डप्रेस रिलेटेड फंक्शंस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हैं। किसी फंक्शन के अंदर हमने कोई एक्शन को ऐड करना है, अभी हम आगे एक्शंस और फिल्टर्स को भी देखेंगे वो क्या होते हैं। लेकिन जिस तरह एक कमेंट है उसका जो मेटाडाटा आपने वो चेंज करना है तो वो इस फंक्शन के थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। कस्टम बैकग्राउंड ऐड करना है कि वो किसी भी इमेज को डिस्प्ले करे, वो ये वाला फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। तो सारी की सारी जो गेम है वर्डप्रेस की वो फंक्शंस के ऊपर काम करती है। आपको जिस भी तरह का फंक्शन चाहिए, आप सिंपल सा काम करें, आप चैट जीपीटी पे जाएँ, चैट जीपीटी को बोलें मुझे ये वाली चीज़ करनी है, तो इसके लिए वर्डप्रेस का कौन-सा बिल्ट इन फंक्शन है। अगर तो होगा तो आपको बता देगा और अगर नहीं होगा उसके लिए कोई स्पेसिफिक फंक्शन, तो फिर वो आपको अपना कस्टमाइज़ फंक्शन बना के दे देगा
जो आप आके यहाँ फंक्शंस डॉट पीएचपी में प्लेस करेंगे और वो रन करना शुरू कर देगा। तो ये आगे हम थीम डेवलपमेंट भी करेंगे, तो उसमें भी हम लोगों ने फंक्शंस को यूज़ करना है। तो वहाँ पे मज़ीद आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हम किस तरह फंक्शंस को है वो यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, एक और सिंपल सा फंक्शन है हमारे पास, उसको भी हम लोग यूज़ करके देख लेते हैं। ये फंक्शन है, ये सिंपल ग्रीटिंग्स को प्रिंट करेगा। और अगर हम यहाँ पे जाएँ तो ये यू आर वेरी वेलकम, इसने इसको प्रिंट कर दिया। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया फंक्शंस। हमने कोई भी अगर काम करवाना है, लेकिन हम नहीं ये हमने कोई भी काम करवाना है हम उसका फंक्शन के अंदर डिफाइन कर देंगे। लेकिन हम चाहते हैं कोई ये काम तब हो जब कोई स्पेसिफिक चीज़ ट्रिगर हो, तो कोई एक्शन परफॉर्म हो तब। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर कोई हम प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करते हैं, तो हम कहते हैं कि जितने भी यूज़र्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं उनको कोई ट्वीट चली जाए या उनको कोई ईमेल चली जाए इनबॉक्स के अंदर, तो वो हम लोग एक्शंस के थ्रू करते हैं। तो उसके लिए हमें पीएचपी के अंदर काफ़ी सारे जो है वो एक्शंस हमें प्रोवाइड करता है। उसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। हम्म, अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया। हमारे पास ना वर्डप्रेस के अंदर ये जो लिखा हुआ है, ये देखें, कुछ फंक्शंस हैं जो बिल्ट इन है, जो कि हमें ये भी बताते हैं कि यूज़र लॉग्ड इन है या यूज़र लॉग्ड आउट है या यूज़र का क्या है। इस अक्सर हम लोग कुछ पेजेस होते हैं जो हम यूज़र को नहीं दिखाते, किस बेस के ऊपर कि यूज़र लॉग्ड इन नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पेमेंट का पेज होता है या कार्ड का पेज होता है, वो हमने हाइड किया होता है कि अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो उसको लॉगिन पहले हम करवाते हैं, उसके बाद करते हैं उसको उसका जो भी नेक्स्ट प्रोसीजर है। तो इस फंक्शन के थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि यूज़र लॉग्ड इन है, तो फिर हम उसको जो भी हमारा पेज है वो शो करवाएँ या ना करवाएँ। इसके अलावा इसके मल्टीपल यूज़ केसेस हो सकते हैं कि अगर कोई पेज आपने हर किसी को एक्सेस नहीं करवाना, खाली एडमिनिस्ट्रेटर है या कोई स्पेसिफिक रोल है जो कि उस पेज को एक्सेस कर सके, तो वो भी हम लोग फंक्शंस के थ्रू यहाँ पे ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। और वो कौन-कौन से फंक्शंस हैं, क्या-क्या फंक्शन है, वो सारी की सारी लिस्ट इसके ऊपर है। ये जो हमने आपके साथ शीट शेयर की हुई है, वहाँ पे ये सारे लिंक्स जो है वो शेयर कर देंगे, तो आप वहाँ से उनको ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? बल्कि मैं तो कभी भी, मेरा नहीं ख्याल मैं कभी डॉक्स पे आया हूँगा, मैं हमेशा अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं भी चैटजीपीटी के पास जाता हूँ, या फिर मैं सीधा सर्च कर लेता हूँ तो मुझे फंक्शन वो दे देता है। लेकिन अगर आपने इन डिटेल में फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन देखनी है तो ज़ाहिर है ऑथेंटिक सोर्स तो यही है, तो आप यहाँ से आके इज़िली उनको देख सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़े से उसकी तरफ, एक्शन की तरफ। ये कोड को मैंने कोड ब्लॉक्स पहले ही लिखे हुए हैं ताकि आपका टाइम सेव हो सके। यहाँ पे आते हैं। अब सिंपल मैंने एक फंक्शन लिखा है जो कि हमने हेडर के ऊपर कुछ शो करना है। वो क्या शो करना है वो बाद में देखते हैं। शो समथिंग ऑन हेडर एक फंक्शन है, लाइक उसके अंदर हम लोगों ने चेक किया पहले क्या ये फ्रंट पेज है। अगर तो ये फ्रंट पेज है तो तब ये वाली लाइन प्रिंट हो जाए, और अगर ये फ्रंट पेज नहीं है तो तब ये वाली लाइन प्रिंट हो जाए। अक्सर आपने वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा हमें पॉपअप्स शो होते हैं स्टार्टिंग के अंदर, तो उसका ये बड़ा अच्छा यूज़ केस है कि अगर आपने कुछ भी यूज़र को शो करवाना है कि फ्रंट पेज के ऊपर, तो हम इस तरह का कुछ फंक्शन लिख के और इस तरह की कुछ कंडीशन लिख के हम लोग इसको शो कर सकते हैं। लेकिन अब ये ट्रिगर कैसे होगा, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला कोड ब्लॉक कब एग्जीक्यूट करना है? बिकॉज़ फंक्शन आपने लिखता है, ये तो एक स्टैटिक फंक्शन बस लिखा गया है। अब इसको कॉल भी तो करना है। कॉल हम लोग कैसे करेंगे? हम नहीं चाहते कि ये बार-बार कॉल हो, या कोई वे तो हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर हम लोग वर्डप्रेस के अंदर एक्शंस का यूज़ करते हैं। तो एक्शंस क्या करते हैं? एक्शन हमारे पास यही समझ लें आप कि हम लोग कुछ कोड उसको प्रोवाइड करते हैं, तो किसी स्पेसिफिक चीज़ के ट्रिगर होने पे ये एक्शन लिया जाता है। तो जिस तरह ये एक्शन का नाम है एस्ट्रा हेडर,
कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं। उसके अलावा कौन-सा एक्शन परफ़ॉर्म करना है, शो समथिंग ऑन हेडर, यानी अगर ये वाला एक्शन कॉल होगा तो हम लोग ये वाला फ़ंक्शन कॉल कर देंगे। आप इसको इस तरह से समझें। ये हमारे पास एक एक्शन क्रिएट हुआ है यहाँ पे, ऐड एक्शन। एक्शंस की कोई लिस्ट है हमारे पास, हमने उस लिस्ट के अंदर ये वाला जो है एक्शन ऐड किया है, एक्स्ट्रा हेडर। ये अभी भी कॉल नहीं हुआ है, जस्ट ऐड हुआ है अभी। ऐड एक्शन किया, ये वाला जो नाम रखा उसका, और उसका फंक्शन जो एग्जीक्यूट करना है इस फंक्शन की कॉल पे, वो हमने यहाँ पे सेकंड पैरामीटर में लिख दिया, और उसका ये कोड है। अब हम चाहते हैं कि ये फ्रंट पेज के ऊपर ज़ाहिर है प्रिंट हो टेक्स्ट के, दिस इज़ द फ्रंट पेज, लेकिन ये कहाँ पे होगा? हम लोग अपने हेडर वाली अगर फाइल में चले जाएँ, तो वहाँ पे सिंपल हम लोग डू एक्शन के नाम से एक एक्शन है, उसको कॉल करेंगे। असल में देखा जाए तो ये भी एक फंक्शन ही है। लेकिन वर्डप्रेस के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं ताकि आपके लिए ईज़ी रहे, तो उन लोगों ने ये ऑलरेडी आपके लिए कुछ बना के रखे हुए हैं। हम हेडर के अंदर जाते हैं। यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे एक फंक्शन, बल्कि वो ये है डू एक्शन के नाम से, बल्कि मैंने किया हुआ है। पीएचपी का छोटा सा एक कोड ब्लॉक लिखते हैं, और डू एक्शन के नाम से हमारे पास एक फंक्शन है। इसको सिर्फ एक्शन का नेम आपने पास करना है। ये नेम हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था। अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये एक्स्ट्रा हेडर, ये हमने एक्शन का नेम डिक्लेयर किया था, और यहाँ पे उसी नेम को हमने कॉल कर दिया। अब क्या होगा, जब भी हमारे पास पेज लोड होगा, तो वो ये वाला जो एक्शन है वो कॉल हो जाएगा, एक्स्ट्रा हेडर, बिकॉज़ ये क्या कहते हैं, हमने मेन पेज पे लिखा है। तो जूँ ये फंक्शन कॉल होगा, एक्स्ट्रा हेडर के पास वो जाएगा, और एक्स्ट्रा हेडर उसको पता है कि एक्शन बनाया हुआ है जिसने इसको कॉल कर देना है। फिर वो चेक करेगा, अगर ये तो फ्रंट पेज है तो दिस इज़ द फ्रंट पेज प्रिंट कर दे, वरना दिस इज़ नॉट द फ्रंट पेज, या कुछ भी अगर आपने एक्शन, या बल्कि इधर मैं ये भी कह सकता हूँ, कुछ ना करे, फ्रंट पेज भी ना दिखाए, या अगर, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसको हम लोग अब एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं। हम जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो इसको रीलोड करते हैं, तो ये आपके पास आ रहा है, दिस इज़ द फ्रंट पेज। तो अगर हम ये उसी, जब पेज रीलोड हुआ तो एक्शन परफॉर्म हुआ, एक्शन ने उस फंक्शन को जाके कॉल किया, जो कि फंक्शन तो पेज पे में लिखा हुआ था, उसने चेक किया क्या ये फ्रंट पेज है, तो उसने प्रिंट कर दिया दिस इज़ द फ्रंट पेज। अगर हम किसी और वेब सब पेज पे चले जाएँ, फॉर एग्जांपल एक्सेसरीज़ पे, तो हमारे पास वो प्रिंट नहीं होगा, बल्कि उसने प्रिंट किया दिस इज़ नॉट द फ्रंट पेज। तो ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये एक सिंपल सा हमारे पास कॉन्सेप्ट था एक्शन का और फंक्शन का, कि हम किस तरह से एक्शन क्रिएट करते हैं और उसको फिर हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? इसी तरह अगर मैं आपको बताऊँ, मल्टीपल एक्शंस हमारे पास क्रिएटेड हैं। एक्शंस की भी मैंने निकाली थी एक, या एक्शंस की नहीं थी, बल्कि थी एक्शंस, वर्डप्रेस, यस, यही वाला भी हमने यूज़ किया था, एडिंग एन एक्शन। उसके बाद हम लोगों ने जो डू एक्शन का यूज़ किया था उसको कॉल करने के लिए। तो ये सारा कुछ हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं। मल्टीपल यूज़ केसेस इनके, जिस तरह भी हम अगर थीम डेवलपमेंट करेंगे तो उसके अंदर आपको ये सारा कुछ नज़र आएगा, किस किस तरह हम लोग इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। एक लास्ट चीज़ रह गई है, टाइम भी हमारे पास लिमिटेड है, तो उसकी तरफ चलते हैं। वो है हमारे पास फ़िल्टर्स। अब फ़िल्टर्स क्या होते हैं? फ़िल्टर्स कुछ भी नहीं होते, सिर्फ़ इस चीज़ के अलावा कि डाटा को आपके वैलिडेट करते हैं। डाटा की वैलिडेशन आइदर वो किसी फॉर्म में हो, या किसी वेरिएबल का डाटा आपने वेरीफ़ाई करना हो, तो ये डाटा अपने प्रॉपर फॉर्म में है या नहीं है, कोई ऐसा कैरेक्टर तो नहीं आ गया जो कि आपकी वेबसाइट को जाके ख़राब कर सकता है। तो वहाँ पे हम लोग फ़िल्टर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करते हैं। ये बेसिकली पीएचपी का कॉन्सेप्ट है, तो वर्डप्रेस में भी हमें काफ़ी सारे फ़िल्टर्स मिल जाते हैं, जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसका वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने वैलिडेशन नहीं लगाई होगी,
कोई ऐसा कोड हमारी वेबसाइट के अंदर इंजेक्ट कर दे, एसक्यूएल इंजेक्शन हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो उस चीज़ से कैसे बचा जाए? तो वो फिर हम लोग फ़िल्टर्स का यूज़ करते हैं। अक्सर आपने फॉर्म्स देखे होंगे वेबसाइट्स के ऊपर, तो वो फॉर्म के ऊपर हम लोग जो वैलिडेशन लगाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग ईमेल को फ़िल्टर करने के लिए या डाटा को फ़िल्टर करने के लिए हम लोग फ़िल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये फ़िल्टर्स का इतना सा यूज़ केस है, ठीक है? PHP filters are used to validate and sanitize external input। तो जिस तरह मैंने आपको बताया, यूज़र इनपुट फ्रॉम अ फॉर्म को आपने वैलिडेट करना हो या कोई कुकीज़ को वैलिडेट करना हो, सर्वर के वेरिएबल्स को वैलिडेट करना हो, डेटाबेस की क्वेरीज़ जो आ रही हैं, कोई गलत क्वेरी ना आ जाए, तो वो सारी चीज़ें हम यूज़ करने के लिए फ़िल्टर्स को यूज़ करते हैं। अब इनको यूज़ कैसे करते हैं, इनका सिंटैक्स क्या है? सिंपल सा एक सिंटैक्स है इसका। वो है कि फ़िल्टर वेरिएबल का एक है हमारे पास फंक्शन। इसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग को पास करते हैं और फ़िल्टर का नाम बताते हैं कि कौन-सा फ़िल्टर यूज़ करना है। ये प्री बिल्ट सारे फ़िल्टर्स हैं हमारे पास। तो ये फ़िल्टर अब सिंपल सा ये है कि जितने भी हमारे पास इल्लीगल कैरेक्टर्स हैं, वो फ़िल्टर करता है ये वाला फंक्शन, ये वाला फ़िल्टर, फ़िल्टर सैनिटाइज़ स्ट्रिंग। तो इसको 2 पैरामीटर्स पास होते हैं, एक स्ट्रिंग बज़ाते खुद और दूसरा उसका नाम कि इसके ऊपर कौन-सा फ़िल्टर आपने लगाना है। तो वो जितने भी आपके पास इल्लीगल कैरेक्टर्स हैं, अब इसमें ये H1 का जो टैग है, ये इल्लीगल कैरेक्टर उसको मानता है। तो फ़िल्टर के बाद आप देखें, फ़िल्टर से पहले इसकी वैल्यू क्या थी? H1 का टैग था और हेलो वर्ल्ड था। आफ्टर फ़िल्टरिंग सिर्फ़ हेलो वर्ल्ड बाकी रह गया। ये उसका स्पेसिफिक यूज़ केस है सैनिटाइज स्ट्रिंग का कि वो सारी कैरेक्टर्स को अ, वेस्ट कर देता है और सिंपल जो टेक्स्ट होता है उसको रिटर्न करता है। तो मल्टीपल फ़िल्टर्स हमारे पास पीएचपी के अंदर भी मौजूद हैं, जिसके अंदर हम लोग वो इंटीजर वैल्यू को वैलिडेट करते हैं या आईपी एड्रेस को वैलिडेट करते हैं। उसके लिए भी हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है कि वो आईपी एड्रेस वैलिड है कि नहीं, वो हमें बता देता है। तो इधर नीचे इन्होंने दिए होंगे मल्टीपल फ़िल्टर्स, ये है, यस, ये है। तो ये यहाँ पे आप आके इनको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कौन-कौन से फ़िल्टर्स हैं और उनको किस-किस तरह आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और वर्डप्रेस के अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया, उसके अंदर भी सेम इसका यूज़ है कि फ़िल्टर्स आप लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। वर्डप्रेस के अंदर अगर मैं इसका यूज़ केस छोटा-सा लूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तो आपने वर्डप्रेस पे से ब्लॉग की पोस्ट देखी होंगी। उन ब्लॉग की पोस्ट के ऊपर ना एक थोड़ा-सा टेक्स्ट आ रहा होता है और बाकी लिखा होता है सी मोर। तो वो कितनी लेंथ उस टेक्स्ट की शो करनी है, कितना फ़िल्टर उस पे लगाना है, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसके ऊपर आपने लेकर आने हैं, तो वो हमारे पास बिल्ट इन ऑलरेडी फ़िल्टर्स हैं वर्डप्रेस के अंदर, हम लोग उनका यूज़ करते हैं। उसके लिए एक था एक्सरप्ट, या उसको एक्सरप्ट कहते हैं, जो हमारे पास आता है ना पोस्ट की जो ब्लॉग पोस्ट होती है, उसका जो टेक्स्ट होता है ऊपर, उसकी लेंथ हमारे पास सिंगल पोस्ट की कितनी आती है, वो ये वाला फ़िल्टर आप लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल फ़िल्टर्स हैं, आप उनको यूज़ करते हैं। हम लोग लेंथ पास करते हैं कितनी है और कितनी में रिक्वायर्ड है, तो उसको अप्लाई फ़िल्टर्स को यूज़ करते हुए हम लोग उसके अंदर जो है वो अपना काम उसमें कर लेते हैं। अपने फ़िल्टर ऐड करने हैं तो आप अपना भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह हम लोग एक्शन ऐड किया था हमने, इसी तरह फ़िल्टर भी ऐड कर सकते हैं। तो वाइड वैरायटी ऑफ हमारे पास फ़िल्टर्स मौजूद हैं, फंक्शंस मौजूद हैं वर्डप्रेस के अंदर। खाली यही नहीं है कि आपने जो यूआई पे प्रोवाइडेड है, उसके थ्रू ही काम करना है। आपको कोई कस्टमाइज़ चीज़ बनानी है, तो आप ये वाले 3-4 जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको यूज़ करते हुए आप आराम से बना सकते हैं। अब तो वैसे ही चैट जीपीटी आ गया हुआ है, तो अगर आपने कोई स्पेसिफिकेशन परफॉर्म करना है, उसको दें, वो आपको सारा का सारा कोड लिख के दे देगा। वर्डप्रेस में अब कोड नहीं लिखा जाता, सिर्फ वर्ड चैट जीपीटी यूज़ होता है और वो आपको सारा कोड करके दे देता है। तो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो कवर हो गए हैं। अगर यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है तो उसको एंटरटेन कर लेते हैं। जी सर, लगता है मैंने आप लोगों को भी पढ़ाया आज। जी सर।
सर ये एंड करते हैं अब सेशन। आई थिंक let me stop the recording first. जी। नहीं हुई स्टॉप अभी तक।